नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान का जो नया भूगोल हम पढ़ रहे हैं इसकी क्लास नंबर 16 आज आपके लिए लेकर आया हूं। क्लास नंबर 15 में हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी, राजस्थान में मिट्टियां या राजस्थान की मृदाएं। तो देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और उस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है जिससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते हैं। तो नया भूगोल है। हमने आज के इस वीडियो को भी अगर हम मिलाकर देखें तो 4 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे आज के इस वीडियो सहित। जैसे राजस्थान का जो परिचय है, भौगोलिक विभाजन नए जिलों के अनुसार, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। राजस्थान की जो नदियां हैं इसको हमने कंप्लीट कर लिया। राजस्थान की जो झीलें हैं, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें, इनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और राजस्थान में जो मृदाएं हैं या मिट्टियां हैं, इसको भी आज कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यदि आप राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से जुड़कर रहिएगा साथियों। और आज के इस वीडियो में क्लास पूरी होने के बाद 6-7 प्रश्नों को भी आपके सामने रखा जाएगा। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित वो प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को, जो क्लास नंबर 15 थी। इस क्लास नंबर 15 में हमने मिट्टियों के बारे में पढ़ा, मृदा की कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ा, मृदा के पीएच मान के बारे में पढ़ा था, मृदा संरक्षण के उपाय हमने देखे थे और मृदा से संबंधित जो कार्यक्रम चलाए गए उनको हमने देखा था। इसी के अलावा राजस्थान में सामान्य रूप से मृदा का जो वर्गीकरण किया गया, इनमें रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, इनको भी क्लास नंबर 15 में कंप्लीट कर लिया था साथियों। तो इसके बाद में जो 5वें नंबर पे राजस्थान की जो मृदा आती है उसका नाम है साथियों लाल लोमी मिट्टी। देखो, लाल लोमी मिट्टी को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या इसका अन्य नाम है? तो इस लाल लोमी मिट्टी को लाल चिकनी मिट्टी अथवा रेड लोम के नाम से भी जाना जाता है साथियों। मिट्टी का नाम क्या है? लोमी मिट्टी, और अन्य नाम इसका क्या है? लाल चिकनी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम लाल लोमी मिट्टी की बात करें तो जो लाल लोमी मिट्टी है साथियों, यहाँ पर देखिएगा, लाल लोमी मिट्टी आपके ये जो दक्षिणी राजस्थान है, ये आप देख सकते हो इस प्रकार से। ये जो क्षेत्र है, इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि लाल लोमी मिट्टी का विस्तार दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। आगे हम देखेंगे तो देखो, निर्माण इसका, लाल लोमी मिट्टी का जो निर्माण है, कायांतरित चट्टानों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। और विस्तार अभी आपको बताया था कि लाल लोमी मिट्टी का जो विस्तार है राजस्थान के किस भाग में है साथियों? दक्षिणी राजस्थान में। विशेषता अगर हम देखें तो मक्का के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी इसको माना जाता है, लाल लोमी मिट्टी को। आपने देखा होगा कि जो दक्षिणी राजस्थान है, यहीं पर राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है। क्यों? क्योंकि वहां की जो मिट्टी है किसके लिए अनुकूलित है? मक्का की फसल के लिए। इस वजह से मक्का के लिए उपयोगी माना जाएगा इस मिट्टी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6ठे नंबर की जो मृदा हम देखेंगे साथियों, वो है लाल काली मिट्टी। एक हमने लाल लोमी मिट्टी देखी 5वें नंबर पे। अब हम देखेंगे लाल काली मिट्टी, जिसके निर्माण की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी व कायांतरित चट्टानों से लाल काली मिट्टी का निर्माण होता है। किससे? ज्वालामुखी से और कायांतरित चट्टानों से लाल काली मिट्टी की यहाँ पर बात की जा रही है। और साथियों यहाँ देखिएगा, ये दक्षिणी राजस्थान में एक तरफ इस साइड तो लाल लोमी मिट्टी पाई जा रही है, और इसके इधर वाला जो चित्तौड़गढ़ है, आपके चित्तौड़गढ़ के अलावा भीलवाड़ा है, शाहपुरा है, ये जो जिले हैं मित्रों, इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल काली मिट्टी पाई जाती है। जबकि जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है या फिर जो हाड़ौती का पठार है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे हम विस्तार के बारे में देख ले। तो लाल काली जो मिट्टी है, इसका विस्तार मित्रों कौन कौन से जिलों में है? जैसे भीलवाड़ा जिला है, शाहपुरा नया जिला बना है, चित्तौड़गढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिला है, डूंगरपुर जिला है। इन जिलों में लाल काली मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी भी दक्षिणी राजस्थान में इन जिलों के कुछ भाग में है। और साथ ही जो उदयपुर जिला है,
जो बांसवाड़ा जिला है मुख्य रूप से इनमें ज्यादा है साथियों, लाल लोमी मिट्टी, जबकि लाल काली मिट्टी भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। और इस मिट्टी की भी क्या विशेषता है, जैसे लाल लोमी मिट्टी मक्का के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, उसी प्रकार मक्का के लिए लाल काली मिट्टी भी, और अफीम के लिए भी, जो अफीम की खेती की जाती है उसके लिए, और साथ ही कपास के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी इस मिट्टी को माना जाता है साथियों। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, तो देखो आगे हम बात करेंगे जो 8वें नंबर पे मिट्टी आती है वो है साथियों लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है, ये सब कुछ जानने वाले हैं और इस मिट्टी से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो लवणीय मृदा की बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे अन्य नाम कि लवणीय मृदा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो लवणीय मृदा को क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं, बंजर मिट्टी भी कहते हैं, रेह मिट्टी भी कहते हैं, कल्लर मिट्टी भी कहते हैं, या चौपेर मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। ये सभी अन्य नाम किसके हैं, लवणीय मृदा के हैं। निर्माण की अगर हम बात करें कि जो लवणीय मृदा होती है इसका निर्माण कैसे होता है, तो अत्यधिक सिंचाई करने से, या जो नहरी क्षेत्र होता है उसके आसपास जो दलदली भूमि हो जाती है साथियों, वो लवणीय मिट्टी के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें इसके विस्तार की, लवणीय मिट्टी के विस्तार की, तो साथियों ये खारे पानी की जो झीलें हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे मुख्य रूप से जैसे सांबर झील है, लूणकरणसर झील है, इन झीलों के बारे में हमने पढ़ा है। तो इसके आसपास की जो मृदा है वो कैसी हो जाती है, लवणीय हो जाती है साथियों। लवणीय मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी होती है, कैसी, अनुपजाऊ, मतलब इसमें फसलों का उत्पादन नहीं होता है, अनुपजाऊ मिट्टी होती है, इसी वजह से इसको बंजर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें उपचार की, तो लवणीय मृदा का उपचार किससे किया जाता है, जिप्सम का छिड़काव कर लवणीय मृदा को हम उत्पादन योग्य मृदा में रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसका उपचार पूछा जाता है एग्जाम में कि लवणीय मृदा का उपचार बताइए, तो आंसर क्या रहेगा साथियों, आपका जिप्सम आपका आंसर रहेगा। देखो आगे हम, ये तो 7वें नंबर पे थी, 8वें नंबर की जो मिट्टी देखेंगे वो है भूरी रेतीली मृदा। तो देखो जो भूरी रेतीली मृदा है राजस्थान में इसको अन्य नाम से धूसर मिट्टी भी कहते हैं और सिरोजम मृदा भी इसको कहा जाता है। सिरोजम मृदा कह दो, धूसर मृदा कह दो, ये सभी किसके नाम है साथियों, ये भूरी रेतीली मृदा के ही नाम हैं। निर्माण की अगर हम बात करें, भूरी रेतीली मृदा का जो निर्माण है ये ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से इसका निर्माण होता है। कौन सी मृदा की बात है, रेतीली तो है लेकिन भूरी रेतीली है साथियों। या आप यहाँ पर देख सकते हो आप मैप के माध्यम से, जैसे ये तो आपके मरुस्थलीय मिट्टी है, ये लवणी मिट्टी इस तरफ ज्यादा है, पर्वतीय मिट्टी यहाँ है, लाल लोमी मिट्टी इधर है, लाल काली मिट्टी इधर है, लाल पीली मिट्टी इधर है, काली मिट्टी हाड़ौती के क्षेत्र में है, जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदान में आ जाती है, भूरी रेतीली मिट्टी जो है साथियों अरावली का जो क्षेत्र है उसमें ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो देखो ये कौन सी मिट्टी हुई आपके, भूरी रेतीली मिट्टी, और विस्तार जो है इसका अरावली व पश्चिमी भाग में, ठीक है, अरावली और पश्चिम राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इसमें देखने को मिलता है साथियों। लाल क्या भूरी रेतीली मिट्टी जो है इसकी विशेषता हम देखेंगे तो उर्वरा क्षमता में कमी इसमें पाई जाती है। इसकी जो उर्वरा क्षमता है, उत्पादन करने की जो क्षमता है भूमि में वो कम होती है। क्लियर है सभी के, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो अन्य प्रमुख मिट्टियां राजस्थान की देख लेते हैं। मित्रों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। जो अन्य प्रमुख मिट्टियां हैं उनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उनको भी हम देख लेते हैं। देखो एक और मिट्टी है जिसका नाम है लाल पीली मिट्टी, और लाल पीली मिट्टी जो है ये आपके कौन से क्षेत्र में है साथियों। लाल पीली मिट्टी की बात करें तो ये जो बना क्षेत्र है इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी की अगर हम बात करें तो मोटे अनाजों के लिए, खास तौर पे ज्वार के उत्पादन के लिए, ज्वार जैसे मक्का होती है ना उसी प्रकार एक और फसल होती है जिसका नाम है ज्वार, तो ज्वार के उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयोगी माना जाता है लाल पीली मिट्टी को। और ज्वार की ही नहीं जो मोटे अनाज होते हैं उनके लिए ज्यादा उपयोगी होती है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, बना क्षेत्र में पाई जाती है।
जो अगली प्रमुख मिट्टी है वो है पीली भूरी रेतीली मिट्टी, जिसको स्टेपी मृदा के नाम से भी जानते हैं। स्टेपी मृदा कह दो या पीली भूरी रेतीली मृदा कह दो। इसका विस्तार नागौर व पाली जिले में मुख्य रूप से देखने को मिल जाता है। वर्तमान में तो नागौर के साथ में जो डिडवाना कुचामन जिला बना है भाई, ये भी मुख्य रूप से नागौर से ही अलग हुआ है। तो डिडवाना कुचामन जिला है, नागौर जिला है, पाली जिला है, इन जिलों में मुख्य रूप से पीली भूरी रेतीली मिट्टी देखने को मिल जाती है। तीसरे नंबर पे अन्य प्रमुख मिट्टियों में हम देखेंगे भूरी दोमट मृदा के बारे में। जो भूरी दोमट मृदा है इसका विस्तार भी गगन बेसिन में देखने को मिल जाता है, जबकि काली दोमट मृदा है इसका विस्तार जो चंबल बेसिन है, चंबल बेसिन का मतलब चंबल नदी जहां से गुजर रही है उसके आसपास के क्षेत्रों में काली दोमट मृदा देखने को मिल जाती है साथियों। तो ये हुई आपके कौन सा टॉपिक कंप्लीट, राजस्थान में मृदा है। कुछ विशेष तथ्य देखेंगे, लेकिन अभी हमने देखा था ये तो सामान्य वर्गीकरण। इसके बाद में हम देखने वाले हैं, देखो मृदा का हमने दो भागों में वर्गीकरण किया था। एक तो सामान्य रूप से तो हमने पढ़ लिया है, और जो आधुनिक वर्गीकरण है मृदा का, जिसको हम नवीन वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं, या फिर जो वैज्ञानिक वर्गीकरण भी जिसको कहा जाता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में मिट्टियों का आधुनिक, नवीन या वैज्ञानिक वर्गीकरण मैंने आपको बताया था कितने भागों में किया गया है साथियों, 5 भागों में किया गया है। और जितनी चीजें हमने पढ़ी है वो एक तरफ है, और ये जो 5 भाग है ये एक तरफ है, क्योंकि इनमें से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वर्तमान में एग्जाम्स में। तो साथियों, राजस्थान में मिट्टियों का जो आधुनिक वर्गीकरण किया गया है, या जो नवीन वर्गीकरण या जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, वो कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में। तो 5 भाग या 5 रूप कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो देखो, पहला है एंटीसोल्स मृदा, दूसरा है एरिडोसोल्स मृदा, तीसरा है अल्फीसोल्स मृदा, और चौथा है इंसेप्टिसोल्स मृदा, और अंतिम है इसका वर्टिसोल्स मृदा। तो देखो ये पांचों नाम क्या है, ये मृदा का वैज्ञानिक जो वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है वो है। सबसे पहले हम एंटीसोल्स मृदा के बारे में देखें तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में जो मृदा पाई जाती है, जो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, उसी को वैज्ञानिक भाषा में एंटीसोल्स मृदा के नाम से जाना जाता है। जबकि एरिडोसोल्स मृदा की बात करें तो शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है, जैसे सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, नीमका थाना है, और जो मारवाड़ के कुछ जिले आ जाते हैं वो एरिडोसोल्स मृदा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है अल्फीसोल्स मृदा। तो साथियों, जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, इसी को वैज्ञानिक भाषा में, किसी को जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को ही वैज्ञानिक भाषा में अल्फीसोल्स मृदा के नाम से जानते हैं। जबकि जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान लाल लोमे मिट्टी, लाल काली मिट्टी, ये जो पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में, उसी को इंसेप्टिसोल्स मृदा कहा जाता है। और जो वर्टिसोल्स मृदा है, ये हाड़ौती के भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है साथियों। इस काली मृदा को ही वर्टिसोल्स मृदा के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 रूप है मृदा का वैज्ञानिक, आधुनिक या नवीन वर्गीकरण है। इनके नाम विशेष तौर पे याद रखने हैं। पूछा जाता है कि ये मृदा जो है राजस्थान के किस भागों में पाई जाती है, जैसे एंटीसोल्स का पूछ लिया, इनमें से किसी का भी पूछा जा सकता है साथियों। तो आपको याद रखना है कि कौन सी मृदा कौन से भाग में पाई जाती है। नोट करके लिखा है साथियों। एक होती है, जैसे ये 5 तो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, लेकिन एक और नाम की मृदा आती है लिथोसोल्स मृदा। जो पर्वतीय मिट्टी होती है, इसी को लिथोसोल्स मृदा के नाम से जाना जाता है। कौन सी मिट्टी को? पर्वतीय मिट्टी को ही लिथोसोल्स मृदा के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से नोट करके लिखा है, सभी की सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे हम बढ़े तो नोट करके यहाँ कुछ चीजें लिखी है कि राज्य में मिट्टी की जो उर्वरता है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। मतलब पश्चिम में कम उर्वर भूमि है, यहाँ उर्वरा क्षमता कम है पश्चिम में, और जैसे जैसे हम पूर्व में जाएंगे तो उर्वरता क्षमता बढ़ती जाएगी। मतलब ज्यादा उत्पादन मृदा में अगर हम बात करें तो पूर्वी भागों में होता है साथियों। जो मगरा भूमि होती है,
इस मगरा भूमि की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र की जो भूमि है इसी को मगरा भूमि के नाम से जाना जाता है। साथियों एक विशेष तथ्य है सोलन चौक मृदा। सोलन चौक मृदा क्या है, तो जो डिडवाना, पंचपदरा और जो सांबर झील है इसके आसपास की जो मृदा है, मैंने बताया था कि इसको लवणीय मृदा के नाम से जानते हैं और इसी को सोलन चौक मृदा के नाम से भी जानते हैं। और एक है साई रोजेम मृदा जो सिर्फ गंगानगर जिले में देखने को मिलती है। साथियों तो ये आपके कंप्लीट होता है कौन सा टॉपिक, राजस्थान में मृदाएं। कल जब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। अभी हम कुछ विशेष प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं। जो चीजें हमने क्लास नंबर 15 में और क्लास नंबर 16 में पढ़ी है उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो प्रमुख प्रश्नों को देखें तो सबसे पहला जो प्रश्न है, देखो प्रश्नों को हल करके जरूर जाइएगा। ऐसा नहीं हो कि भाई प्रश्नों को हल नहीं किया, ताकि आपका मूल्यांकन सही से हो पाए। तो इनमें से किसका उपयोग मिट्टी की लवणता अथवा क्षारीयता की समस्या के हल का दीर्घकालिक उपाय है? रॉक फास्फेट का उपयोग, जिप्सम का उपयोग, खाद का उपयोग या घिया पत्थर का? ये जो क्वेश्चन है ये आज जो हमने क्लास पढ़ी है इसी से संबंधित प्रश्न है। इसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो लवणीय या क्षारीय भूमि होती है उसी को बंजर भूमि के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो उपाय है, इसको उर्वर भूमि यदि हम बनाना चाहते हैं, उर्वरा भूमि, तो जिप्सम का छिड़काव इसमें किया जाता है। साथियों तो फिर आंसर भी क्या रहेगा आपके, जिप्सम। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो दूसरा प्रश्न है वो पूछ रहा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्यम काली, लाल, भूरी रेतीली या लाल पीली? तो देखो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का मतलब हुआ हाड़ौती का पठार, और हाड़ौती के पठार में लाल, रेतीली या पीली तो नहीं पाई जाती है। अब दिए गए विकल्पों के अनुसार, वैसे तो काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है, किंतु दिए गए विकल्पों के अनुसार फिर हम कौन से विकल्प पे जाएंगे साथियों? मध्यम काली मिट्टी पे हम जाएंगे। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार पहला विकल्प सही रहेगा। अगर काली मृदा दे रखा होता तो हम उसको सही आंसर मानते। प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? वृक्षारोपण करना, एनीकटों का निर्माण करना, अत्यधिक जलापूर्ति करना और फसल चक्रण अपनाना? तो देखो मृदा संरक्षण के उपाय मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे साथियों। वृक्षारोपण करना, एनीकट का निर्माण करना, फसल चक्रण को अपनाना, ये सभी चीजें उसमें बताई थी, किंतु अत्यधिक जलापूर्ति जैसी कोई चीज उसमें नहीं बताई गई थी। तो तीसरे प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न, राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल्स मृदा मिलती है? शेखावटी, घग्गर, लूनी बेसिन और हाड़ौती? तो मैंने आज ही बताया इन चीजों को। तो आपको वर्टिसोल्स मृदा की बात करें तो वर्टिसोल्स मृदा किसको कहा जाता है? जो काली मिट्टी होती है इसी को वर्टिसोल्स मृदा कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान में ये कौन से क्षेत्र में देखने को मिल जाती है? हाड़ौती का जो भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसी में काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा को ही वैज्ञानिक भाषा में या नवीन या आधुनिक वर्गीकरण में वर्टिसोल्स के नाम से जाना जाता है। तो चौथे प्रश्न में चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिएगा 5वें प्रश्न को, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की मिट्टियां कितने क्रम से संबंधित है? 10, 7, 5 और 3? तो देखो नई प्रणाली, कुछ नया नाम दे दिया एग्जाम में, इसी प्रकार से तो प्रश्न थोड़े घुमाए जाते हैं। तो नई प्रणाली या आधुनिक या नवीन वर्गीकरण के अनुसार या वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में जो मृदाएं हैं इनको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। अभी आपको पढ़ाया था। तो आंसर क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 5 का जो तीसरा विकल्प है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? 7, 7 से ऊपर, 3 से 4 और 2 से 3? तो ये पिछली क्लास नंबर 15 से प्रश्न बनाया गया है। देखो मैंने आपको मृदा का पीएच मान भी निकाल के बताया था कि जो 7, जिस मृदा का पीएच मान 7 होता है उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं साथियों? उदासीन में रखते हैं। किस में रखते हैं? उदासीन मृदा में। जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय मृदा होती है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, किससे? 7 से कम होता है, उसको अम्लीय मृदा के अंतर्गत रखा जाता है।
क्लियर है सभी के? तो प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। तो ये कुछ प्रश्न भी हमने सोल्व किए हैं। आशा है आपके सभी प्रश्न बिल्कुल सही निकले होंगे यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो तो। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा साथियों। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ में, बिल्कुल शानदार क्वालिटी वाली चीजों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए साथियों।